Politics in Maharashtra is never short of surprises. There's never a dull moment in Maharashtra politics. And every week, we decode the week's development. What the major players are saying, what are they doing, and more importantly, what are they not saying, but making it very clear through their messaging. The political developments in Maharashtra this week have been very interesting, and joining me now is, of course, Ronak, who will again tell us how all of this has unfolded. Ronak, this week, ये हफ्ते जब हम शुरुआत किए थे तो कुछ मीटिंग्स चल रहे थे और आज की जो विषय है, the topic we are discussing today is not the topic we were discussing then, but suddenly भाषा को लेकर जो साउथ में हमने एक आंदोलन देखा है, खास करके तमिलनाडु में, वो धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे पॉलिटिकल प्रोमिनेंस में आ गए हैं, उनको एक विषय मिल गया है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से कल सरकार की तरफ से एक जीआर जारी किया गया जिसमें केंद्र सरकार की उस पॉलिसी को महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करने का फैसला यहाँ की महायुति सरकार ने लिया है कि अब पहली कक्षा से ही हिंदी थर्ड लैंग्वेज के तौर पर विद्यार्थियों को पढ़ाने में सख्ती की जाएगी। इस सख्ती शब्द पर कहीं ना कहीं अब राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने अपना ऐतराज़ दर्ज कराया है और मुख्य तौर पर अगर देखें तो जगह जगह पर कल तो राज ठाकरे ने ट्विटर पर अपना बयान जारी किया और आज उसके पोस्टर मुंबई में जगह जगह देखने को मिले जिसे हम कहते हैं राज ठाकरे जिसके लिए जाने जाते हैं वन लाइनर देने के लिए, तो वन लाइनर उन्होंने अपने कई बैनर्स में देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा कि हम हिंदू है, हिंदी नहीं। यानी साफ है कि उनको जिस तरह से सख्ती स्कूलों में छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ाने को लेकर की जा रही है उस पर उनका एतराज़ है। भाषा और धर्म में वो अंतर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए उनकी पार्टी की अगर बात की जाए तो मराठी सेंटीमेंट, उन्हें पता है कि इस इलाके में अगर मराठी सेंटीमेंट पर ज़्यादा फोकस कर काम किया तो राजनीतिक फ़ायदा उनको मिल सकता है। जब उनकी पार्टी 2014 में उन्होंने पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा तो इस मुद्दे को इर्द गिर्द उन्होंने 2009 में, माफ़ कीजिएगा 2009 में जब इसके इर्द गिर्द उन्होंने कैंपेन की और इस मुद्दे को काफ़ी बढ़ाया तो उसका फ़ायदा उनको मिला। 13 विधायक जीत कर आए थे। तब लोगों ने कहा कि राज ठाकरे काफ़ी महाराष्ट्र के एक उभरते हुए बड़े नेता है, विलासराव देशमुख जैसे बड़े नेताओं को वो चैलेंज यहाँ पर करते हुए दिख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरा है। बीच में कभी वो हिंदुत्व का चोला पहन लेते हैं, कभी मस्जिदों के ऊपर के लाउडस्पीकर का मामला हो और अब कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मराठी के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया था। हालांकि एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के इंटरवेंशन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जो ये सख्ती करने का फैसला किया थर्ड लैंग्वेज के तौर पर हिंदी, इस मुद्दे ने राज ठाकरे को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसको लंबे समय तक भुना सकते ऐसे दौर में। लेकिन राज ठाकरे ये कर रहे हैं जबकि उनके एनडीए में आने को लेकर चर्चा महाराष्ट्र में जोरों पर है। इसको क्या मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कैन वी लुक एट इट इन दिस वे दैट राज ठाकरे's पॉलिटिकल रेलेवेंस जिसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे वो अब फिर से एक तरीके से वो बना रहे हैं इस विषय को लेकर, और अगर इसमें वो जो महाराष्ट्रियन वोट है उसमें अगर शिवसेना यूबीटी को या शिवसेना को भी थोड़ा सा वो टक्कर दे सकते हैं तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद। जी देखिए, बीजेपी के लिए तो हमेशा यही फायदेमंद है सौरभ कि राज ठाकरे अलग लड़े। राज ठाकरे जब अलग लड़ते तो कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी का वोट पर उसका असर या फिर जो मराठी सेंटीमेंट वाला वोट है जो बीजेपी की तरफ नहीं जाता, ऐसे वोटों में स्प्लिट करने का काम हमेशा राज ठाकरे, मतलब जो डेटा एनालिसिस आता है चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं उससे साफ तौर पर देखने को मिलता है। मैं आपको ताज़ा उदाहरण 2024 का बता देता हूँ। 24 मुंबई की 36 में से लगभग 7 से 8 ऐसी सीटें थी जहाँ पर एमएनएस के कैंडिडेट की वजह से शिंदे के कैंडिडेट हार गए। तो यूबीटी के तो जीते क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस इस बार उनके साथ थी और उनके साथ यहाँ पर मोमेंटम भी थोड़ा सा दिख रहा था लोकसभा चुनाव के बाद, और उन्होंने अपने मुस्लिम वोट्स और ये सबको कंसोलिडेट कर यूबीटी को फायदा हुआ। लेकिन शिंदे को जहाँ पर नुकसान हुआ, इसलिए जो कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मीटिंग हुई वो इसी इर्द गिर्द इसी डेटा के बाद हुई है कि मतलब हाँ यही जो मीटिंग, इसके बारे में थोड़ा
जो the audiences who are watching us, they'll want to know why this meeting. नहीं, वही मैं आपको बता रहा था कि ये मुख्य तौर पर जो दोनों ही पार्टी का संगठन देखते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, डेटा को समझते हैं, उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि लगभग 7 से 8 ऐसी विधानसभा की सीटें थी जहां पर अगर एमएनएस का कैंडिडेट नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूँ वरेली की सीट जहां पर आदित्य ठाकरे, ट्रायंगुलर फाइट हो गया, आदित्य ठाकरे इसलिए जीत गए। अगर मिलिंद देवड़ा या संदीप देशपांडे में से कोई एक ही होता तो आदित्य ठाकरे को चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता। तो ये जो डेमोग्राफी है, ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर अगर थोड़ा सा दोनों पार्टियां साथ आ जाए तो कई सारा मुंबई और एमएमआर रीजन में गणित बदल सकता है और इसकी कवायद यहाँ पर मुझे लगता है बाकी ये दोनों पार्टियां करती हुई दिख रही है। लेकिन ये जो मुद्दा आ गया है, क्या बीजेपी कि इसके पीछे कोई रणनीति है, क्या राज ठाकरे को इस मुद्दे पर वो आने वाले दिनों में मनाने में कामयाब हो पाएंगी, और अगर हो पाएगी तो फिर आगे राज ठाकरे की लाइन क्या होगी, ऐसे कई एनालिसिस है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि राज ठाकरे को, जिसको राजनीति में कहते हैं कि बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। अब इसमें यूबीटी की प्रतिक्रिया और यूबीटी के प्रतिक्रिया से सिर्फ एक सवाल मेरे मन में है कि आप जो कहे, जिसमें मेरा टेक अवे ये लगा कि अगर राज ठाकरे अलग लड़ते हैं और उस पॉलिटिकल रेलेवेंस उनका रहता है जो आपने पहले चुनाव की बात की है जहां पे उनको 13 सीटें, हाँ, 2009 में जी आए, तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। नहीं, बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद है। राज ठाकरे, मुझे लगता है कि राज ठाकरे अगर अलग लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये गठबंधन कर पाना इतना आसान नहीं है। अगर शिंदे भी है, अगर अभी तो महानगर पालिका के चुनाव है, अब तो कोई विधानसभा के चुनाव तो 5 साल बाद है, इसलिए अभी से उसकी रणनीति बनेगी नहीं, राजनीति में ऐसा होता भी नहीं है। और बीजेपी को अभी राज ठाकरे की वैसे पॉलिटिकली ज़रूरत भी नहीं है, उनके पास कोई विधायक ही नहीं है, कोई सांसद ही नहीं है। तो 227 मुंबई की बात करें, 227 सीटें यहाँ पर, 100 बीएमसी चुनाव की, उसमें 125 से 130 सीटों पर तो बीजेपी लड़ेगी। उससे कम तो बीजेपी, क्योंकि उसकी विधायकों की संख्या को देखते हुए भी नंबर 1 पार्टी है मुंबई की, तो इतनी कम सीट, इससे कम तो लड़ने नहीं वाली। तो देखिए सौरभ, 80-90 सीट अगर बचती है, उसमें से एकनाथ शिंदे के पास आप देख रहे हैं कि लगातार जो यूबीटी के यहाँ पर नगर सेवक है वो एकनाथ शिंदे की तरफ, क्योंकि सत्ता की तरफ चुंबक होती है सत्ता, तो लोग आते हैं। अब अगर 15-20 सीटें राज ठाकरे के लिए उसमें से बच जाए तो क्या 15-20 सीटों के लिए राज ठाकरे गठबंधन करेंगे? राज ठाकरे जैसा नेता, मुझे थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, आसपास के जो ठाणे, नवी मुंबई, यहाँ पर गठबंधन मुझे दिख रहा है संभव है, और बीजेपी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी को लगता है कि उनके पास इतना कैडर मजबूत हो गया, और 2029 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज से तैयारी शुरू कर दी है कि उसको अकेले लड़ना है। उसको उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता चाहिए। आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन उसके लिए तैयारी जो करना है वो बीजेपी करके रखेगी, एन समय परिस्थितियों को देखकर फैसला लेगी। बिल्कुल। और लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स व्हाई द बीएमसी इलेक्शंस आर सो important. The BMC is the richest civic body in India, amongst the richest in Asia. Its budget is higher than some countries' budgets, and it is a very, very prestigious election because it's, in a sense, an indicator of who rules the financial capital. The BJP has not been able to win on its own in the BMC. The Shiv Sena, undivided Shiv Sena, was the main winner, but this time the equation is different. तो ये BMC चुनाव, ये बहुत important चुनाव है। इंडिकेटर क्या है इसका? नहीं, मतलब किस मायने में आप पूछ रहे हैं? ये जो जैसे BMC चुनाव पे इतना क्यों? हाँ, नहीं, जैसा आपने बताया, देखिए BMC अगर राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन BMC में नहीं है, तो जो नीचे इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो आपको लोकल वोटर से जोड़ता है। BMC की एक एक छोटी छोटी योजना सीधे आपको लोगों से कनेक्ट कर देगी। मतलब एक छोटा सा मुद्दा कि शिवसेना आज मुंबई में इतनी स्ट्रांग क्यों है, उसकी पीछे की वजह है कि BMC अब तक उसके हाथों में रही। रास्ते की गटर लाइन का प्रॉब्लम हो, प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, अच्छे मेडिकल सुविधाओं का मामला हो, KEM अस्पताल का मामला हो, जो रोज आम नागरिक को जिससे काम पड़ता है, एक कनेक्ट बनता है। तो बीजेपी को लगता है कि अब तक चूंकि
मुंबई में शिवसेना को बड़ा भाई मानते हुए यहाँ पर काम कर रही थी, बाला साहब ठाकरे जैसे टॉलेस्ट लीडर यहाँ थे, इसलिए बीजेपी ने कभी ये नहीं किया। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का केंद्र में आना, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का आना, और मुंबई को पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बदल दिया है। आप भी कुछ दिनों तक कोलकाता में थे, अब आप मुंबई आए, आपको लग रहा है बदल गई है मुंबई? हाँ बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से तो ज़रूर बहुत चेंजेस है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने बाला साहेब का जिक्र किया, कुछ दिन पहले हमने देखा दूसरे तरफ शिवसेना यूबीटी भी अपने तैयारियां कर रहे हैं पूरे तरीके से, कैसे ये चुनाव लड़ेंगे उनका तैयारी है उनमें। बाला साहेब का भाषण, और वो भी एआई का इस्तेमाल करके, ये एक मुझे लगा इलेक्शन पॉलिटिक्स में, इलेक्टरल पॉलिटिक्स में एक नया। हाँ, ये तो पहली बार सौरभ दिखा कि कोई राजनीतिक दल इस तरह से एआई का इस्तेमाल कर बाला साहब, क्योंकि स्वाभाविक शिवसैनिक के बाला साहब उनके भगवान की तरह है शिवसैनिकों के लिए। फिर मैं तो बोलता हूँ जो अनडिवाइड शिवसेना है, जो डिवाइड शिवसेना है, वहाँ पर भी बाला साहब के नाम पर ही राजनीति हो रही है ना। शिंदे साहब भी बाला साहब के ही कार्यकर्ता है, और जिस वक्त तो बाला साहब 2012 के पहले, जिस निधन के पहले, शिंदे उनके वफादार सिपाहियों में से एक थे। तो स्वाभाविक तौर पर बाला साहब का जब उद्धव ठाकरे के नासिक के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को उनकी आवाज़ सुनाई दी तो थोड़े मेस्मराइज हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि वो बाला साहब 2012 के पहले बीजेपी उनके साथ हुआ करती थी, शिंदे उनके साथ थे, वो शिंदे और बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। तो थोड़ा सा सुनने में अचरज भी हुआ, लेकिन लोगों को इमोशनली बाला साहब से जो कनेक्ट है, उस कनेक्ट को बनाने के लिए ये रणनीति का इस्तेमाल है। ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, स्मार्ट पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव और लोकल बॉडी चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इतने नहीं, मैंने इस पूरे उनके भाषण में जो दो बातें मुझे, एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, संघ, इन पर निशाना साधा, वो तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, उनको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वो विपक्ष में और वो सरकार पर उनको हमला साधना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी से क्या सीख सकते हैं ये भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया। उन्होंने बताया कि बीजेपी कैसे बूथ रचना पर काम करती है, उनका मॉडल हमें सीखना पड़ेगा, वो कौशल्य हमें सीखना पड़ेगा। तो एक बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के लिए, लर्निंग फ्रॉम योर ओपोनेंट्स स्ट्रेंथ्स, दैट्स एन इंपॉर्टेंट लेसन इन पॉलिटिक्स, दैट हाउ डू यू टैकल अ पावरफुल इलेक्शन machinery behemoth like the BJP. And many have accused the Congress of not being able to learn from its failures. But perhaps the Shiv Sena UBT is actually trying to see how the BJP gains in strength and learn how to replicate that in its own election machinery. एक और जो इस पूरे वीक में पॉलिटिक्स में रहा कि मीटिंग्स हुए कहीं, एकनाथ शिंदे पहले अमित शाह जी से मिले और फिर राज ठाकरे से मिले, ये एक इंटरेस्टिंग मोड़ था। देखिए, अमित शाह से एकनाथ शिंदे की मुलाकात काफ़ी दिन से ड्यू थी। कुछ सरकार में कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो मुझे लगता है उन्हें अमित शाह से शेयर करनी थी, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि अमित शाह उन्हें इस दौरे में, जब वो महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे पर, 2 दिवसीय दौरे पर थे, तो उस दौरान मुलाकात हो। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह रहकर सामने आ रही कि अजीत पवार जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास उनके विभाग के, शिंदे के जो मंत्री है उनके विभाग की कुछ फाइल पर जल्द कार्रवाई नहीं कर रहे, तो नाराज़गी थी। और चूँकि अमित शाह इस गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता भी है राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हीं के साथ गठबंधन बनाते हुए कई इम्पोर्टेंट बातचीत हुई है जहां पर ये तीनों नेता मौजूद थे, फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार। तो इसीलिए वो उनसे मुलाकात करने गए। लेकिन सरकार की सेहत पे इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत टसल अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और जो दूसरी मीटिंग वो काफ़ी, वो जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी हम इस पर अनएक्सपेक्टेड था। नहीं, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मीटिंग, मतलब जो चूंकि हम लोग ग्राउंड पर एक कवर कर रहे हैं तो हमें दिख रहा था कि ये मीटिंग कभी भी आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगी। अब ये सीक्रेट तरीके से मिलेंगे और मीडिया में खबर लीक हो गई तो फडणवीस की नज़र में कि आप अलग क्यों मिल रहे, एक जिसे कहते हैं कि
संशय के बादल निर्माण हो जाएंगे, तो उससे बचना था। तो फिर ये तय हुआ कि ओपनली मिलते हैं। और फडणवीस भी कुछ दिन पहले राज ठाकरे के यहाँ नाश्ते पर गए थे, तो शिंदे डिनर पर चले गए। और स्वाभाविक है कि अब दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हुई उसकी तो मेरे पास कोई कहानी नहीं है या उसकी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन इस बैठक के पहले श्रीकांत शिंदे हो या एमएनएस से दूसरे नेता हो, इनकी पहले मीटिंग हुई है। और उस डेटा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये डेटा दोनों ही लोग लेकर बैठे कि ये देखिए आप यहाँ खड़े हुए, हमारी ये सीट हम लोग हार गए, तो अगर हम दोनों साथ आते, अगर हमारे दोनों के वोटर साथ आते, तो हम यहाँ पर इनको हरा सकते। तो ये जो डेटा है, मुझे लगता है कि शिंदे को भी ठाकरे ब्रांड की ज़रूरत है, इसलिए भी साथ आ रहे। और दूसरा, ठाकरे को भी आज शिंदे की ज़रूरत है। और इन दोनों को बीजेपी के साथ जो खट्टे मीठे रिश्ते रहते हैं, उनको भी आग दिखाने के लिए दोनों साथ रहेंगे तो दबाव रहेगा। गठबंधन बीएमसी में नहीं होते, उसका तैयारियां दिख रहे हैं। हाँ, तो ये रणनीति मुझे लगता है यहाँ पर दिख रही है। So you see, Maharashtra politics is always very, very interesting. There are several permutations and combinations, a term we love to use in political analysis. But Maharashtra's politics is interesting because it is also an example of perhaps one of the oldest sayings in politics, that there are no permanent friends and enemies in politics. Maharashtra's politics is perhaps the best example and indicator of that, and that's what this discussion also, in my opinion, brought out. For more such videos where we go beyond the headlines, where we give you the context, where we examine the details, stay tuned to NDTV's YouTube platform. Watch this space for more such discussions as Maharashtra's politics, and especially electoral politics, gets even more interesting.